सभी को नमस्कार। हम पिछले चैप्टर में पोषण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पोषण के 7 में से 6 घटक अपने डिस्कस कर लिए थे। एक घटक मैंने अलग से छोड़ा था उस टाइम में, विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और विटामिन अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना? तो आज हम विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रिया हैं उन क्रियाओं को संचालित करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना? तो विटामिन से आपकी जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो प्रभावित रहती है। अगर किसी विटामिन की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो उसकी वजह से एक निश्चित प्रक्रिया प्रभावित होती है और उस प्रक्रिया की वजह से कोई न कोई कमी आपके शरीर में होने लगती है और वो फिर धीरे धीरे करके बीमारी का रूप ले लेती है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि विटामिन जो है वो प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती है, उसको काम करने की जो क्षमता है उसको बनाए रखने में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है ना? बहुत कम अमाउंट में विटामिन बॉडी को चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर है। इसलिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी डाइट का, वो आपको मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिला, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर विटामिन नहीं मिला, तो उससे संबंधित शरीर में होने वाली उपापचयी क्रिया की दर या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो अगर कोई भी उपापचयी क्रिया अपनी जो सामान्य दर है उससे अगर ऊपर हो या नीचे हो उसकी दर, तो दोनों ही कंडीशन में वो नुकसानदायक हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान लो बीपी, ब्लड प्रेशर, रुधिर का दाब उच्च भी खराब है और निम्न भी खराब है। वो नॉर्मल ही होना चाहिए कि 120-80 की रेंज में ही वो होना चाहिए। उससे अगर ऊपर होता है तो उच्च दाब में आ जाएगा, नीचे होता है तो निम्न, और दोनों ही नुकसानदायक है। वही मेरा कहना है कि विटामिन शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं, नियमित रखते हैं, वो उसको असंतुलित नहीं होने देते। अगर वो असंतुलित हो जाती है उपापचयी क्रिया तो उससे संबंधित अंग प्रभावित होता है और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है ना? तो इन सब से बचने के लिए शरीर में जो विटामिन होती है वो डाइट के साथ आपको लेनी होती है। हालांकि अमाउंट में बहुत कम होती है, माइक्रो मिलीग्राम्स में ही होती है, लेकिन वो होना जरूरी है। उसकी सहायता से आपकी उपापचयी क्रिया नियमित तौर पर चलती रहती है। अब विटामिन जितनी भी होती है उन सारी विटामिन को हम 2 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। कितनी श्रेणी? जितनी भी विटामिन है उनको 2 श्रेणियों में विभक्त करेंगे। किसके आधार पर? उनकी घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता मतलब वो किस में घुलती हैं। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो जल में घुलती है, मींस पानी में घुल जाएंगी। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो वसा में घुलती है, मतलब घी और तेल में घुलती है। ठीक है ना? तो घुलनशीलता के आधार पर सभी जो विटामिन आपके पाई जाती हैं उन विटामिन को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है ना, जो जल में घुलनशील है, और दूसरी श्रेणी आएगी आपके फैट सॉल्युबल, वसा में घुलने वाली विटामिन। ठीक है? तो विटामिन जो भी होते हैं घुलनशीलता के हिसाब से 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, टोटल 6 विटामिन की जरूरत होती है। कितनी विटामिन चाहिए? 6। इन 6 में से विटामिन बी और सी, अगर इनको नंबर देना चाहें तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 2 और 3 वाली जो विटामिन है बी और सी, वो दोनों कैसी हैं? वाटर सॉल्युबल। कैसी विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलने वाली। कौन कौन सी विटामिन हो गई? विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर? जो जल में घुलेंगी। इसके अलावा जो बची हुई विटामिन है 6 में से 4, एक है आपका विटामिन ए, दूसरी है डी, तीसरी है ई और चौथी है के। ठीक है? ए डी ए के। तो इसको आप है ना ऐसे भी याद कर सकते हो, एडेक। एडेक का मतलब ए डी के,
ये कैसी है? फैट सॉल्युबल, वसा में घुलने वाली विटामिन। तो वसा में घुलने वाली विटामिन का मतलब ये घुलेंगे आपके तेल या घी में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एक प्राइमरी लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलने वाली प्रोटीन नहीं है। तो वहां पर ए लिखा होगा, डी लिखा होगा, ई लिखा होगा और बी लिखा होगा। तो ए डी तो वसा में घुलने वाली है, तो बचा कौन? बी। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, इन दो को याद रख लेना कि भाई ये वाटर सॉल्यूबल है, इसके अलावा जितनी भी हैं वो सब फैट सॉल्यूबल है। तो दो को ही याद रखना है, बी और सी कैसी है? जल में घुलने वाली। उसके अलावा जो है वो किसमें है? वसा में घुलने वाली। तो इस प्रकार से ये चारों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों कैसी हैं? फैट सॉल्यूबल, वसा में घुलने वाली। क्लियर? अब फैट सॉल्युबल विटामिन को अपन सबसे पहले लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है? एक तो आता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, साधारण बिल्कुल, कि भाई फलानी विटामिन है, इसका रासायनिक नाम क्या है। पहला जो बनेगा वो तो ये बनेगा सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कि किस में सॉल्युबल है, किस में घुलनशील है। अगर जलन में घुलनशील है तो जल वाली पूछी जाएगी, वसा में घुलनशील है वसा। जो भी आपको याद रखना है कि भाई ये चार वसा में घुलती है, ये दो जल में घुलती है। ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इनका रासायनिक नाम पूछा जाता है। भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखिए या रासायनिक नाम बताइए, या एबेसेडे जो आता है वो आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है ना। तो आपके इनको रासायनिक नाम आने चाहिए, उनको आपको याद रखना है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है रासायनिक? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसको बोलते हैं। उसके पीछे एक कारण है कि रेटिनॉल ही इसका नाम क्यों है। एक्चुअली विटामिन ए जो होती है वो आपकी आंख में जो एक संरचना पाई जाती है जिसको कि आप रेटिना बोलते हैं। रेटिना नाम सुना होगा ना आपने? रेटिना, रेटिना आंख की एक संरचना है। ये रेटिना आपको देखने के लिए हेल्प करता है। आपको जो दिखती है कोई चीजें सामने की, उसमें रेटिना का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना। अगर रेटिना ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंडनेस रहेगी। तो रेटिना जो होता है उसके फंक्शन को प्रभावित कौन करती है? विटामिन ए। ठीक है ना। तो विटामिन ए रेटिना के फंक्शन को प्रभावित करती है। तो रेटिना के फंक्शन को प्रभावित करने वाली विटामिन होने की वजह से इसका रासायनिक नाम क्या रख दिया? रेटिनॉल। तो आप इस तरह से याद रखना कि भाई रेटिना कहां पाया जाता है? आंख में। ठीक है ना। और आंख को प्रभावित करने वाली विटामिन कौन सी है? ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रेटिना जो होता है आपका, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कॉन सेल। रॉड का मतलब ऐसी छड़ीकार, और कॉन का मतलब कॉन जो अपन खाते हैं ना, आइसक्रीम का एक कॉन आता है, जैसे वाडीलाल का कॉन है, खाते हैं अपन आइसक्रीम कॉन से, शंकु के आकार की। तो ये छड़ी जैसी संरचना वाली कोशिका है और ये शंकु जैसी संरचना वाली कोशिका है। रेटिना जो होता है आंख का, वो इन दो प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। रेटिना में मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। ये इनकी आकृति के हिसाब से इनको नाम दिया हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन कोशिका क्या काम करती है। जो रॉड सेल वो रेटिना के अंदर होती है, ये अंधेरे में देखने के लिए उपयुक्त होती है। जब दिन छिपने के बाद अंधेरा हो जाता है, उस दौरान जो आपको हल्का हल्का दिखाई देता है, वो इन रॉड सेल्स की वजह से दिखाई देता है। उस टाइम कौन सेल इनएक्टिव हो जाएंगी, ये निष्क्रिय हो जाती है। कौन सेल का कोई काम नहीं रहता। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम उनका। तो और कौन सी सेल अडेप्टिव होती है उसके लिए? रॉड सेल। और दिन में देखने के लिए कौन अडेप्टिव है? कौन सेल। क्लियर। अब रॉड सेल्स जो होती हैं, इनका फंक्शन मेनली रेटिनॉल के द्वारा प्रभावित होता है। अगर किसी की डाइट में विटामिन ए की मात्रा कम आ रही है तो वो रॉड सेल्स को मेलन्यूट्रिट कर देगा, इसका फंक्शन को प्रभावित कर देगा। मतलब रॉड सेल ठीक से काम नहीं करेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं रॉड सेल किसके लिए जिम्मेदार है? रात में देखने के लिए। तो
अगर विटामिन ए की मात्रा कम मिल रही है खाने में, रॉड सेल ठीक से काम नहीं करेंगी, इसका मतलब उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो उसको एक बीमारी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, रतौंधी, जिसमें रात को ठीक से दिखाई नहीं देता है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना या धुंधला दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, या कुछ जगह है ना रचुंदा भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी कमी की वजह से हुआ, विटामिन ए की वजह से। और विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या है, रेटिनॉल, क्योंकि ये रेटिना के काम को प्रभावित कर रहा है। और रेटिना के कौन सी सेल को काम कर रहा है, रॉड सेल। रॉड सेल किसके लिए बनी हुई है, रात में देखने के लिए। तो रॉड सेल अगर ठीक से काम नहीं करेंगी तो उसको रात में धुंधला दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, तो उस बीमारी को नाम क्या देंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधा हो जाना, या रतौंधी या रचुंदा। वो किसकी कमी की वजह से होता है, ए की वजह से, ठीक है ना। तो तीन चीजें याद रखनी है, विटामिन का नाम मतलब रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए रासायनिक नाम क्या हुआ, रेटिनॉल, ठीक है। और किसके काम को प्रभावित करती है, रेटिना के। रेटिना के कौन से भाग को, रॉड सेल। और रॉड सेल किसके लिए बनी हुई है, रात में देखने के लिए। तो विटामिन ए की कमी रहेगी तो वो रात में ठीक से देख नहीं पाएगा, क्योंकि किसी रॉड सेल का ठीक से काम नहीं करेंगी। तो उस बीमारी को क्या नाम दे देंगे, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अंधा हो जाना, या रतौंधी या रचुंदा, ठीक है। तो तीन चीजें याद रखनी है, रासायनिक नाम, कौन सा भाग प्रभावित होगा और कौन सी बीमारी होगी। अब इसके स्रोत, नेक्स्ट, विटामिन ए का स्रोत क्या है। तो विटामिन ए बेसिकली जो इसका मुख्य स्रोत होता है वो होती है कॉड फिश लीवर ऑयल। याद रखना है, ये जो कॉड फिश है ना, ये कॉड फिश एक नाम है, जैसा आपका कुछ नाम होगा वैसे ये नाम है, कॉड, कॉड अपने नाम में नाम है, और फिश का मतलब मछली। कॉड नामक एक मछली समुद्र में पाई जाती है, उस समुद्र के जीव या उस मछली जो कॉड फिश है उसके लीवर के अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, कॉड फिश लीवर ऑयल। उसके लीवर को ऑयल के रूप में निकालते हैं और उसको फिर टेबलेट्स की फॉर्म में चेंज करके, और जिनमें विटामिन की ए कमी होती है उनको विटामिन ए की टेबलेट दी जाती है। कहां से बनती है, कॉड फिश लीवर ऑयल से। तो ये याद रखना है, मुख्य स्रोत क्या है, कॉड फिश का लीवर, वहां से ये प्राप्त होती है। उसके अलावा जितने भी पीले दिखने वाले फल है, जैसे पपीता है, पपीता में इसकी मात्रा खूब होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, फिश के लीवर से मिल रहा है मुख्य। तो और जो लीवर हैं, जैसे कोई मुर्गी खाता है या बकरा खाता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन चीजें खाते हैं, उसके जो लीवर होगा वो भी इसका मुख्य स्रोत होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, कॉड फिश में। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन जो है वो जो यकृत होता है वो उसका मुख्य स्रोत होता है। और नेक्स्ट अगर तीसरे नंबर पे लें तो पीले फल जितने भी है, जैसे पपीता है, ऑरेंज है, इस तरह के जो फल होते हैं उनमें ये ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो तीन चीजें, रासायनिक नाम, उससे होने वाली बीमारी और उसका मुख्य स्रोत, ठीक है। तो रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, उससे होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस होती है या रतौंधी हो गई, रचुंदा। और मुख्य स्रोत क्या है, कॉड फिश लीवर ऑयल या लीवर, अलग अलग प्राणियों के लीवर, जैसे मुर्गी का लीवर हो सकता है, बकरे का लीवर हो सकता है, जिसको लोग खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पीले फल, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं विटामिन डी। ये तो हो गया विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए एक वसा में घुलने वाली विटामिन है, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, क्योंकि वो रेटिना के काम को प्रभावित करती है, और उससे होने वाली बीमारी को रतौंधी बोलते हैं, यानी कि उसको रात को ठीक से दिखाई नहीं देता। और उसका मुख्य स्रोत कॉड फिश का लीवर होता है, या और किसी प्राणी का लीवर, या फिर पीले दिखने वाले फल, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है। अब विटामिन डी, तो इसका सबसे पहले रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, क्लियर, कैल्सीफेरॉल। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम का मतलब, कैल्सीफेरॉल का मतलब, कैल्सी का मतलब कैल्शियम, मतलब कहीं न कहीं कैल्शियम के काम को प्रभावित करेगी, ठीक है ना। तो कई लोग होते हैं जैसे ना धूप सेक रहे होते हैं, जैसे जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश हैं, जहां पर लोग है ना सन बाथ लेते हैं। सन बाथ क्यों लेते हैं,
क्योंकि उनमें एक्चुअली विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा धूप निकलती नहीं है, या बहुत ज्यादा ठंडे देशों में वो लोग है ना उसके आदी नहीं है धूप के, तो वो अपना अलग से टाइम निकालता है धूप में बैठ के और धूप सेकता है। उसके पीछे रीजन ये होती है कि उसकी बॉडी के अंदर कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी उसकी कमी हो जाती है। विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों के संगठन को प्रभावित करता है। आपकी जो हड्डियां होती हैं, कहते हैं ना कि विटामिन डी की ज्यादा मात्रा लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं, धूप सेकने से हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल सी बात है, अपने जब भी बात कर रहे हैं कि धूप में कोई बैठा रहता है, क्यों बैठा है कि विटामिन डी ले रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। वो विटामिन डी बात तो सही कह रहा है, लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा अलग है। विटामिन डी ले नहीं रहे होते हैं, विटामिन डी आपके शरीर के अंदर ही बनती है, लेकिन बनती किससे है? सूर्य की रोशनी की सहायता से। यह ध्यान रखना है आपको, सूर्य की रोशनी सीधा उसका स्रोत नहीं है, लेकिन बनाने में सहायक है। किसको? विटामिन डी को। बनती कहां से है? वसा से। अपन ने बात की थी ना खाने में, वसा। विटामिन डी वसा का डेरिवेटिव होती है, उससे ही उत्पन्न होती है, लेकिन होती किससे? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में। इसलिए वो कहना कहीं कहीं थोड़ा बहुत सही है कि मैं सूर्य की रोशनी में बैठा हूं, विटामिन डी ले रहा हूं। उसका कहने का मतलब यह है कि मैं विटामिन डी बना रहा हूं। बन किससे रहा है? फैट से, वसा से, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो होती है वो आपके शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों के संगठन को प्रभावित करती है, मींस आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। इसका सीधा सा मतलब है जो कैल्सिफिकेशन होता है या कैल्सीकरण होता है बॉडी में हड्डियों का, मतलब कैल्शियम का जमा होना, हड्डियों का मजबूत होना, वो किस पे डिपेंड होता है? विटामिन डी के ऊपर। इसलिए हड्डियां किसकी बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम के डिपोजिशन को प्रभावित कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्योंकि वो आंख के रेटिना को प्रभावित कर रहा था, इसलिए रेटिनॉल ए का, और डी का क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो होती है वो अगर आपकी डाइट में कम है, अगर आपकी डाइट में कैल्सीफेरॉल की मात्रा कम है जो निश्चित अमाउंट में चाहिए, तो धीरे धीरे करके आपकी हड्डियों से कैल्शियम होता है वो घुलने लग जाएगा। अब बाय द वे मान चलो कि आपकी हड्डियों का कैल्शियम घुल के और ब्लड के साथ बॉडी में चला जाता है, तो धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से होने वाले जो रोग है उसको है ना सूखा रोग भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कमजोर होने की वजह से आदमी होगा वो पतला दिखेगा, सूखा दिखने लगेगा, तो उसकी वजह से सूखा रोग। या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के यूट्रस में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भी कैल्शियम चाहिए, क्योंकि उसकी बोन बन रही होती है। तो बोन्स को जो कैल्शियम है वो अगर उसको बाहर से नहीं मिलता है डाइट के साथ, तो वो अपनी मदर, विटामिन डी की कमी होने की वजह से उस मदर की हड्डियां घुल घुल के और ब्लड के थ्रू कैल्शियम कहां पहुंचा देगी? बच्चों को। तो उसमें जगह जगह करके उसकी हड्डियों के अंदर, जैसे बाइडियो मान के चलो इस तरह से कहीं कहीं करके हड्डियां कमजोर होने लग जाती है ऐसे, तो धीरे धीरे करके वहां छेद होने लग जाते हैं, और छेद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोर। और हड्डियों को क्या बोलते हैं? ऑस्टियो, ठीक है ना। तो हड्डियों में छिद्र होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी प्रक्रिया जिससे हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, तो छिद्रित हड्डियां बन जाएंगी, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उनमें छेद हो जाएंगे जगह जगह, तो वीक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो विटामिन डी की कमी से दो रोग हो जाएंगे, एक तो सूखा रोग, मतलब हड्डियों से कैल्शियम घुल घुल के और वहां से चला जाएगा तो हड्डियां पतली हो जाएंगी। दूसरा, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की मात्रा कम होती है विटामिन डी की कमी से, और वो घुल घुल के और वहां से हट जाएगी, जिसकी वजह से जगह जगह हड्डियों में छेद हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। तो हड्डियों में छेद बनने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो दो बीमारी हो जाएंगी, हड्डियों में छेद रहना या छिद्रित हड्डियां होना, ऑस्टियोपोरोसिस या सूखा रोग, ठीक है ना। दोनों किसकी कमी से होते हैं? कैल्सीफेरॉल की, क्योंकि वो कैल्शियम का वहां से हड्डियों से घुलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर विटामिन डी की मात्रा आपकी डाइट में खूब है तो हड्डियों में बराबर कैल्शियम बना रहेगा और डिपॉजिट होता रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, उसकी वजह से होने वाले कमी से होने वाले रोग सूखा रोग या ऑस्टियोपोरोसिस भी है। और मुख्य स्रोत अगर देखें तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है खासतौर पर दूध। दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई जाती है, इसलिए कैल्शियम
जो होता है उसका मुख्य स्रोत दूध होता है। तो विटामिन डी जो बनती है उसमें दूध, उसके अलावा अंडा अंडा वगैरह जो होता है उसमें भी कैल्शियम की मात्रा खूब होती है। तो अंडे से भी आपको उसकी प्राप्ति होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितने भी नॉन वेज प्रोडक्ट हैं उनमें भी काफी मात्रा में विटामिन डी के संबंधित में या कैल्शिफिकेशन के लिए जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विटामिन डी। विटामिन ई की अगर बात करें तो उसका नाम है आपके टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ठीक है ना, नाम याद रखना है, टोकोफेरोल। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ठीक है। टोकोफेरोल जो होती है वो खासतौर पर ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में रिप्रोडक्टिव जो उसकी पावर होती है या जनन क्षमता जो होती है या फर्टिलिटी जिसे कहेंगे, फर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग के या अगर किसी इंसान की डाइट में विटामिन ई की कमी है, विटामिन ई उसको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो उसके जनन अंग और जनन तंत्र के कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। मींस आपने देखा होगा कई पेयर्स ऐसे होते हैं जिनको कई वर्षों तक बच्चे पैदा नहीं होते या पूरी जिंदगी पैदा नहीं होते, उसको साइंस की भाषा में स्टेरिलाइज बोलते हैं, मतलब बंद बोलते हैं। जैसे एक जनरल शब्द भी यूज किया जाता है कि बांझ। बांझ का मतलब ही यही है कि उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, बच्चा पैदा नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण होता है कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या हेल्दी नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हेल्थ होती है उसमें उसको सही बनाए रखने के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और विटामिन ई आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है और इसकी कमी की वजह से वो बंद हो जाता है, बांझ हो जाता है। तो इसकी वजह से बांझपन जो बीमारी होती है वो पनपती है। ठीक है ना, बांझपन या स्टेरिलिटी, ठीक है ना, जनन क्षमता में कमी आती है। उसके अलावा मांसपेशियां भी कमजोर बनती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है ना। तो जनन क्षमता का कम होना, मांसपेशियों का कमजोर होना किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की। और इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। मुख्य स्रोत के रूप में देखें तो बिल्कुल सामान्य सी चीज है, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो विटामिन ई का बहुत बड़ा स्रोत है। जितनी भी हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वो विटामिन ई का मुख्य स्रोत है। और इसको अगर देखें, गेहूं के अंदर भी विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स का मतलब मेरा अनाज की बात करें, तो अनाजों में गेहूं बहुत उपयुक्त है विटामिन ई के स्रोत के रूप में, और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है ना। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन, विटामिन के। विटामिन के का मुख्य क्या है? नेप्थोक्विनोन। ठीक है। अगर आपकी डाइट में, आपके आहार में विटामिन के की मात्रा कम है तो वो आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करेगी। किस प्रकार से प्रभावित कर देगी मैं बताता हूं आपको। ये जो नेप्थोक्विनोन है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन जो विटामिन है ये आपके शरीर में होने वाली रक्त के थक्का जो जमने की प्रक्रिया है, अपने बात की थी ना, रक्त का थक्का जमना, मीन्स आपको जैसे चोट लग गई कहीं पर, आप कहीं काम कर रहे हो या खेल रहे हो, गिर गए हो तो चोट लग जाती। चोट लगने के बाद रक्त बहता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ देर बाद में वो अपने आप बंद हो जाता है और जम के और सूख जाता है। ठीक है ना। जो सूख के कैप लाइक स्ट्रक्चर डार्क ब्राउन कलर की या एक दिन बाद में ब्लैक से कलर की हो जाता है, जो ढक्कन बनता है उसको थक्का बोलते हैं। ठीक है। वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत पहले ये काम होगा फिर वो इसमें चेंज होगा, ऐसा करके एक थक्का बन जाता है। उसमें 2.5-3 मिनट से लेके 4-5 मिनट का ही टाइम लगता है। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो भी एबनॉर्मलिटी है। ठीक है।
तो विटामिन के रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है ना। और अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो कभी भी चोट लगने पर ज्यादा खून बहने की वजह से प्राणी की मौत तक हो सकती है, अधिक रक्तस्राव की वजह से मौत हो जाती है, ठीक है ना। तो विटामिन के इंपॉर्टेंट सा एलिमेंट है, रक्त को थक्का जमाने में वो उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का जमाने में कौन इंपॉर्टेंट है? विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। तो ये ध्यान रखना, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है और उसकी कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमेगा और एक्सेस ब्लडिंग की वजह से, ज्यादा खून बहने की वजह से प्राणी की मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 4 विटामिन है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल है, आंख के काम को प्रभावित करती है। होने वाली बीमारी का नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी या रचुंदा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल आपकी बोन्स की जो कैल्शियम जमने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेगी। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कैल्शियम खुद ही घुलने लग जाएगा हड्डियों से, हड्डियों को कमजोर कर देगी। तो 2 प्रकार की बीमारियां उसके होंगी, सूखा रोग और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज में, गर्भवती महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है तो उसमें बांझपन की संभावना रहती है, बंधता आ जाती है। विटामिन के जो कि नेप्थोक्विनोन के नाम से जानी जाती है और इसकी कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना, या रक्त का थक्का ठीक से नहीं जम पाएगा। विटामिन के क्या अगर देखें तो जैसे पनीर है, अंडा है, मांस है, पनीर, अंडा, मांस, ये इसके मुख्य स्रोत है। वेजिटेबल्स में अगर देखें तो इसके लिए आप याद रखना टोमेटो, टमाटर विटामिन के का बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। पनीर, उसके बाद मीट, अंडा, टोमेटो, ठीक है ना, ये इसके मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से 4 वसा में घुलने वाली प्रोटीन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वाटर सॉल्युबल्स के बारे में, जो कि 2 है, जल में घुलने वाली विटामिन, ठीक है ना। जल में घुलने वाली जो विटामिन होती हैं वो 2 होती हैं, एक होती है विटामिन बी और दूसरी होती है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी जो होता है उसको दूसरा नाम भी दिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स, बी सम्मिश्र। उसका कारण यह होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में उसको आगे डिवाइड किया जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब सम्मिश्र, कई विटामिन मिलके, कई विटामिन बी के कई पार्ट मिलके एक बना रहे हैं विटामिन बी, ठीक है ना। तो उसमें मुख्य मैं बता रहा हूं, सारी नहीं ले रहा, सारी ज्यादा है, तो एक ले रहा हूं B1, विटामिन B1, B2, B5, B12 और एक उसका होता है फॉलिक एसिड। कई बार देखना, कई बीमारियों में जाते हैं तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड के कैप्सूल पकड़ा देता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड को इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है विटामिन B1 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है रासायनिक? थायमिन, थायमिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी पे बहुत क्वेश्चन आता है, सबको ज्यादातर को जानकारी होती है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बेरी। कई बार है ना, ये बात ध्यान रखना, B1 नहीं लिख के वो विटामिन बी पूछ लेता है। विटामिन बी की कमी से होने, तब भी ये आप ये मान के चलो बेरी ही रहेगा। और अगर थायमिन के नाम से पूछ ले तब भी बेरी, और B1 के नाम से पूछ ले तब भी बेरी, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, आता रहता है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो नीचे बेरी मिलेगा आपको, ठीक है। बेरी जो रोग है ये एक्चुअली आपकी त्वचा की जो फंक्शनिंग है या त्वचा का जो कंपोजिशन है उसको प्रभावित करता है। आपके शरीर की त्वचा के ऊपर धब्बे पड़ जाएंगे, सूखी हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी, कांटेदार हो जाएगी, रफ हो जाएगी, बीच बीच में स्पॉट बन जाएंगे। मतलब आपके जो शरीर के ऊपर जो आवरण पाया जा रहा है उसके संगठन और उसके कार्य प्रणाली दोनों को प्रभावित करता है। और अगर मुख्य स्रोत इसका देखा जाए B1 का, थायमिन का, तो जितने भी अनाज अपन खाते हैं जैसे कि गेहूं, बाजरा है, उसके अलावा मक्का, ज्वार,
इनके जो ऊपर कोट होता है, सीड कोट, अपन देखते हैं ना जब आटा पिसा के लाते हैं, आटा पिसाने के बाद घर में रोटी बनाने से पहले चलनी से अपन उसे छानते हैं, छानने के बाद जो चाप बच जाता है ऊपर छलनी में, चाप जो क्या होता है, सीड कोट होता है, बीज का कवर है, वो ही विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत है, ये ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं कि आटा ज्यादा मया नहीं पीसना चाहिए, ज्यादा बारीक नहीं पीसना चाहिए। उसका कारण होता है कि ज्यादा बारीक पीसने की वजह से उसकी जो चाप होती है वो जलने लगती है। तो आटा थोड़ा मोटा होना चाहिए। आटे को पहले ही आप साफ कर लीजिए, गेहूं को धो लीजिए, सफाई कर लीजिए, छानने की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होता है। कारण होता है कि उसमें B1 जो होती है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो मुख्य स्रोत जितने भी अनाज है, उन अनाज के सीड कोट होता है, वो थायमीन के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। अब एक और बात, इसीलिए है ना डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे को पेट की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी एक चीज बंद कर देगा, मैदा। मैदा बनती गेहूं से ही है, लेकिन मैदा जब बनती है तो उसका जो सीड कोट होता है, ऊपर वाले जो छिलका होता है, जिस गेहूं का भूरा रंग है ना, वो उस कोट की वजह से, उस कोट को वो हटा देते हैं, हटा के और फिर मैदा बनाते हैं, इसलिए उसका सफेद कलर होता है। तो उसमें फाइबर खत्म हो जाता है, उसका थायमीन खत्म हो जाता है, तो वो अपच करता है। इसलिए डॉक्टर जिसको भी अपच की प्रॉब्लम है उसको मैदा खाने के लिए मना कर देता है, ठीक है ना। तो ये अनाज जो भी होते हैं ये इसकी मुख्य स्रोत होते हैं, और इसकी कमी की वजह से बेरी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी लेते हैं अपन विटामिन B2। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी की वजह से होने वाली बीमारी का नाम है किलोसिस। किलोसिस। तो आपको ये याद रखना है कि राइबोफ्लेविन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन। ये भी पूछ लेते हैं कि राइबोफ्लेविन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है किलोसिस। ऐसे ही विटामिन B5 जो होती है उसका रासायनिक नाम है आपके पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको यहां से हटा देते। B12 अपन को साइलोकोबालामिन याद रखना है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है, साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। कई बार इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपने इससे याद रखना है ना, साइनो से, साइनोकोबालामिन। साइनो जिसमें है, साइनो का मतलब B12, ठीक है ना। और इसकी कमी से जो बीमारी होगी वो ब्लड की कमी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वृद्धि धीमे हो जाती है, ग्रोथ रेट जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी का एक कंपोनेंट है आपके फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होती है उसकी वजह से भी वही सेम से इसमें सिम्टम आता है साइनोकोबालामिन के से, रक्त क्षीणता मतलब ब्लड की कमी होना, और दूसरा आता है आपके जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, उसमें कमी आ जाएगी, मतलब ठीक से वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य मुख्य पार्ट है, B1, B2, B12, फॉलिक एसिड, ठीक है ना। तो खास जो क्वेश्चन आता है वो मेनली थायमीन से आता है, बेरी वाले से पूछा जाता है, विटामिन बी के बारे में। अब ये तो विटामिन बी हुई या बी कॉम्प्लेक्स हुआ जो कि जल में घुलनशील है, एक जल में घुलनशील, दूसरी है विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है ना। तो विटामिन सी जो होती है इसका रासायनिक नाम है आपके एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। ज्यादातर लोग इसको जानते हैं क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है बी का और सी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का, और इसकी कमी की वजह से होने वाले रोग पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, ठीक है ना। स्कर्वी क्या होता है? आपके जबड़े और आपके टीथ इनको अनहेल्थी बनाता है, इनमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट, आपके
दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, आपके जबड़े स्वस्थ नहीं रहते। तो कई लोगों को देखना मुंह से कई बार ऐसे दांतों के जबड़ों की जो आपके दांत के आधार भाग है जबड़े में, वहां से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। या कई लोगों में ना माउथ ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, मुंह से दुर्गंध आती है, तो वो भी अपने आप में किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से। और उसको आप क्या नाम देते हैं? दांतों से रक्त आना या मसूड़ों से रक्त आना, स्कर्वे के नाम से, ठीक है ना। और वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके अगर स्रोत की बात करें तो बहुत साधारण सी बात है, जितने भी खट्टे फल हैं, ठीक है ना, चाहे नींबू है, चाहे संतरा है, ये कच्चा आम है, ये सब इसके मुख्य स्रोत होते हैं। खट्टे फल जितने भी पाए जाएंगे वो सारे के सारे विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी, जो कि आपके दांत या जबड़ों को प्रभावित करेगी। और इसका मुख्य स्रोत जितने भी खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट जितने भी कहेंगे, सिट्रस का मतलब खट्टे, खट्टे फल जितने भी होंगे वो सब के सब इस विटामिन के स्रोत है, ठीक है ना। तो विटामिन वाले चैप्टर में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, वो आपको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, घुलनशीलता के हिसाब से पूछ सकता है कि कौन सी जल में घुलनशील है, कौन सी वसा में घुलनशील है। रासायनिक नाम पूछते हैं, उसकी कमी से होने वाली बीमारी, तो मुख्य आपके बेरी है, स्कर्वी है, रतुंदी है, ठीक है, आपके ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सब चीजें उसमें आपको याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।